गैरों से जुस्तजू की हमने उम्र भर, हमसे हमारी आज तक मुलाकात ना हुई। मीन्स यह है कि जिस कंपटीशन एग्जाम को लेकर हमने अपना एम बनाया, उस एम से थोड़ा सा हटकर हमने अन्य सारी एक्टिविटीज में अपने को एंगेज रखा। बट जो फोकस पॉइंट था कि हमें सेंट्रली फोकस होना है अपने एग्जाम को क्रैक करने पर, उससे हम थोड़ा सा हट जाते हैं। तो लाइन का जो मीनिंग है, निहितार्थ है, वह बस इतना है कि हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेसेसरी थिंग्स हैं उन पर हमें फोकस रहना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के प्रोविजंस हैं जो रिलेटेड हैं समानता के अधिकार से, उसको कवर करेंगे। और अनुच्छेद 14 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 का जो विषय वस्तु है, जो प्रावधान है, वह यह है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। मीन्स अनुच्छेद 12 में जिस राज्य की बात की गई है और उस राज्य में हमें बताया था कि उसमें संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है, नगर पंचायतें शामिल हैं और वे सारे संस्थान निजी और प्राइवेट शामिल हैं जिनके नियम कानून लोगों पर लागू होते हैं। तो उसी राज्य की बात कर रहा है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और यह भेदभाव कहाँ नहीं करेगा, इसकी विषय वस्तु दूसरे प्रोविजंस में है। और वो प्रोविजन है राज्य की दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राजनीति से बनाए गए हों, आम जनता के लिए उपयोग के लिए समर्पित हों। मीन्स यह है कि राज्य में जो निवास कर रहे हैं नागरिक, देश में जो निवास कर रहे हैं नागरिक, वे नागरिक किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मूल वंश के हों, उनको होटल में, पिकनिक प्लेस पर या जो स्नान करने के स्पॉट हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, उन स्थानों पर किसी के एक्सेस का प्रोहिबिशन नहीं होगा। मीन्स होटल में कोई भी व्यक्ति जाकर भोजन कर सकता है, पानी पी सकता है, वहां पर रेस्ट कर सकता है, आराम कर सकता है। और वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह तथाकथित उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, इन सब बैकग्राउंड्स के आधार पर, चाहे वह उत्तर प्रदेश में जन्म लिया हो या बिहार में जन्म लिया हो या आंध्रा में जन्म लिया हो या सेवन सिस्टर स्टेट में जन्म लिया हो, इन टोटलिटी ये कह सकते हैं कि 28 राज्य और 8 यूटीज कहीं भी जन्म लिया हो, उस व्यक्ति को किसी भी होटल में, पिकनिक प्लेसेस पर, स्विमिंग पूल में उसको स्नान करने से मना नहीं किया जाएगा, ना ही किसी होटल में जाने से उसको मना किया जाएगा। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए किसी होटल का जो में आपने भोजन किया और भोजन का जो पैसा हुआ उससे आपको पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमें छूट मिली है। आपको छूट मिली है वहां के को जाने को या एक्सेस करने को, वहां के मेनू में जो भी भोजन है उसको सर्व करने की छूट मिली है, लेकिन सर्व करने के बाद या सर्व करने के पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। विदाउट पेमेंट आपको यह आर्टिकल छूट नहीं प्रदान करता। इस आर्टिकल का महज उद्देश्य इतना है कि जो भी सार्वजनिक प्लेसेस हैं वहां पर सभी की एक्सेस हो, किसी जाति विशेष की या किसी धर्म विशेष की या किसी जन्म स्थान पर जन्म ले लेने के कारण या वजह से किसी को विशेष छूट नहीं मिलेगी, बल्कि सभी को इक्वल एक्सेस की छूट है। बट वहां पर अगर टिकट लगता है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, कोई स्विमिंग पूल गए आप, तो स्विमिंग पूल में हो सकता है वहां पर टिकट लगता हो और टिकट लेने के बदले आपको कुछ
पेमेंट करना पड़े तो पेमेंट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते नो हम तो पैसा नहीं देंगे और स्विमिंग पूल का आनंद उठाएंगे, तो आनंद नहीं फिर निरानंद हो जाएगा। तो इन टोटलिटी अनुच्छेद 15 का प्रावधान यह है कि जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं उस पर सभी की एक्सेस होगी और उस एक्सेस को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं कि थर्ड जेंडर है। महिला भी अच्छे से स्नान कर सकती है, पुरुष भी अच्छे से स्नान कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद गिवन है और उन अपवादों को हम समझते हैं। अपवाद यह है इस अनुच्छेद के तहत पहला अपवाद है महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में इसको समझते हैं। महिलाओं को आप देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की छूटें प्रदान कर दी जाती हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। जैसे बिहार स्टेट में 50% की लिमिट लगा दी गई है कि पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें रिजर्व होंगी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो यह अनुच्छेद 15 का अपवाद है कि कमजोर वर्ग के लिए राज्य के पास यह अथॉरिटी है कि वह कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। इसी तरीके से इसमें कुछ अन्य अपवाद दिए गए हैं। वे अपवाद हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में छूट या आरक्षण। और ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं इनको कॉलेजेस में IIT, IIM जैसे कॉलेजेस में छूट प्रदान की गई है ताकि समानता स्थापित हो सके। और ये किन किन कैटेगरी को मिला है तो SC, ST, OBC और EWS, इन कैटेगरी के लोगों को छूट प्रदान की गई है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अनुच्छेद 15 के तहत रिजर्वेशन की बात है वह शैक्षणिक संस्थानों में है और अभी 16 में पढ़ेंगे 16 एम्प्लॉयमेंट के बारे में आरक्षण की बात करता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कट पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अनुच्छेद 16 को। और अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स यह है कि मान लीजिए कोई वैकेंसी यूपीएससी की निकलती है तो इसमें सभी वर्ग के नागरिकों को यह अथॉरिटी है या छूट है कि वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा में मेरिट तक पहुंचकर, कट ऑफ तक पहुंचकर इजीली किसी भी नौकरी को अवेल कर सकते हैं। और उनको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आप किस जाति से हैं, आपका जेंडर क्या है, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप यूपी से आते हैं कि मध्य प्रदेश से आते हैं कि कर्नाटक से आते हैं कि केरल से आते हैं कि तमिलनाडु से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता है कि आप मेरिट में कट ऑफ तक पहुंचिए और जो भी गवर्नमेंट की जॉब है अगर उसमें आप पात्रता रखते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप किसी भी
बैकग्राउंड से हों, किसी भी जाति से हों, उच्च जाति से हों, गरीब हों, कुछ भी हैं, डजेंट मैटर। मैटर इतना है कि आप कट ऑफ तक पहुंचिए। तो अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, और इसी में जो अन्य बात है वह यह है कि इसमें भी कुछ अपवाद दिए गए हैं अनुच्छेद 16 में भी। और अपवाद क्या है? अपवाद है आरक्षण को लेकर। और आरक्षण किसको किसको मिला है? ईडब्ल्यूएस को मिला है, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मीन्स ये कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें जो गरीब तबका है उसको 10% का आरक्षण मिला है। इसी तरीके से जो एसटी वर्ग है उसको 7.5% का आरक्षण मिला है। इसी तरीके से जो एससी कम्युनिटी है उसको 15% का आरक्षण मिला है। ओबीसी जो कम्युनिटी है उसको 27% का आरक्षण मिला है। और इस तरीके से इतने जो परसेंट हुआ वो आरक्षण का हो गया, और जो शेष है जो आरक्षण के दायरे में नहीं है वह 40.5% है। शेष जितने भी प्रतिशत बचे वह आरक्षण है, और वह आरक्षण विभिन्न कैटेगरी के लोगों को मिला हुआ है। लेकिन इसी में कुछ अन्य अपवाद भी हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है। यह प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे मां वैष्णो देवी ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, या जामा मस्जिद है, आदि। ये जो विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट हैं और किसी धर्म विशेष के ट्रस्ट हैं, उनमें धर्म के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। जैसे मां वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट होगा इसमें हिंदू समुदाय के लोगों को ही रखा जाएगा। जामा मस्जिद का अगर ट्रस्ट है तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही रखा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 का अपवाद है कि धर्म के आधार पर भी कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है सिक्किम राज्य के संदर्भ में। सिक्किम राज्य के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर की गई है कि वहां की जो बौद्ध कम्युनिटी है, बौद्ध समुदाय है, उसको धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के आरक्षण दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसके अनुच्छेद 16 के संदर्भ में। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं आरक्षण को लेकर 15 और 16 की। अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण का प्रावधान है वो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात है, और अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण की बात है वह लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में है। तो आई थिंक आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ, और आर्टिकल 17 की विषय वस्तु को समझते हैं। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी का प्रोविजन किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और इसका मतलब यह हुआ कि लोगों में जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा कि आप इस समुदाय के हैं आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप इस समुदाय के हैं तो आप इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। इंफीरियर और सुपीरियर की जो कंडीशन है उसको समाप्त करता है अनुच्छेद 17। और यदि कोई व्यक्ति इसको स्प्रेड करने का, छुआछूत स्प्रेड करने का वो कार्य करता है तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है, और उसके लिए सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है, जिसमें सजा का प्रावधान किया गया है, और यह सजा जेल के रूप में भी हो सकती है और आर्थिक जुर्माने के रूप में भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ, और वह आर्टिकल है अनुच्छेद
18 अनुच्छेद 18 प्रावधान करता है उपाधियों के अंत को लेकर। उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18। इसमें उपाधि का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अंग्रेजी दास्ता के गुलाम थे या उसके पहले जब मुगल शासन था तो विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच असमानता खड़ी करने के लिए या भेदभाव खड़ा करने के लिए या किसी को सुपीरियर दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जैसे बहादुर, महाराजा, दीवान, दीवान बहादुर। ऐसी उपाधियां देकर लोगों के बीच एक तरीके से दीवार खड़ी की जाती थी कि ये जो व्यक्ति है दीवान साहब हैं, ये बड़े अच्छे हैं, बड़े उच्च हैं, या इनकी जो सामाजिक स्थिति है वह बहुत स्ट्रांग है, और अन्य जो लोग हैं वो सामाजिक रूप से कमजोर है या उनकी जो कंडीशंस है वो डिक्लाइन करती हुई है या कम है। तो इसको प्रोहिबिट किया गया क्योंकि हम समानता स्थापित कर रहे हैं और किसी को कोई टाइटल दे दी गई, उस टाइटल के बदले वह उसका गलत प्रयोग करते हुए अपने को सुपीरियर स्थापित कर रहा है, अपने को बड़ा स्थापित कर रहा है। तो लोगों में अगर हम समानता दे रहे हैं तो फिर किसी को उपाधि क्यों देना। तो आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और ये कहा गया है किसी को भी महाराजा, राज बहादुर, दीवान साहब जैसी उपाधियां अब नहीं मिलेगी। जैसे गांधी जी को विभिन्न प्रकार की उपाधियां, कैसे रहे हिंद, अब ये सब नहीं मिलेगा भाई। सब लोग आम नागरिक हो और नागरिक हो तो नागरिक हो। आप दीवान नहीं हो सकते, राजा नहीं हो सकते, बहादुर नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं कि आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो सम्मान हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान दिए जाते हैं। तो क्या यह उपाधि है? तो उत्तर होगा नो। और इसका जो क्लैरिफिकेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपाधि और सम्मान में अंतर होता है। जैसे कोई डॉक्टर की डिग्री धारण कर लेता है, अपने नाम पे आगे डॉक्टर लगाता है, एडवोकेट लगाते हैं, सेना में कर्नल, जर्नल, सीडीएस, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से कार्य या विशिष्ट सेवा के बदले एक पहचान है, या जो सेना का सम्मान है ये उपाधि नहीं है, तो इसको दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे किसी को भारत रत्न मिला हुआ है तो भारत रत्न का प्रयोग वह अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकता है कि भारत रत्न XYZ या भारत रत्न XYZ लिखने के बाद लास्ट में भारत रत्न लिख दिया गया। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसकी इस सम्मान को छीना जा सकता है। तो बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान के बीच अंतर को स्पष्ट किया। और अनुच्छेद 18 में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से कोई सम्मान या उपाधि नहीं प्राप्त कर सकेगा। और यदि उपाधि या सम्मान उसे प्राप्त करना है तो प्रेसिडेंट साहब से पहले अनुमति लेनी होगी। तो इन टोटलिटी अनुच्छेद 18 में यह बात की गई है कि किसी भी प्रकार से नागरिकों के बीच उपाधि को लेकर यदि असामान्य व्यवहार को किया जाना समानता के विरुद्ध है, इसलिए उपाधियों का, टाइटल्स का प्रोहिबिशन किया जाता है, इसको प्रोहिबिट किया जाता है। उम्मीद है अनुच्छेद 15 से लेकर 18 तक के जो प्रावधान है वो आपको समझ में आए होंगे। और इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।